आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के मतदान पूर्व जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री अमरेंद्र कुमार, राज्य ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर रांची, और डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पूनम करकेट्टा और कुंदन वर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी रांची की ओर से मैं पूनम करकेट्टा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। और आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के मतदान पूर्व हम इसकी तैयारियों, इन सीटों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करेंगे श्री अमरेंद्र कुमार, राज्य ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर रांची, और हमारे स्टूडियो में हैं श्री राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। साथ ही आज मेरे साथ हमारे सहयोगी हैं समाचार एकांश के एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव कुंदन वर्मा जी। तो आप सभी श्रोताओं का और हमारे गेस्ट का इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कल दूसरे चरण का मतदान होना है। इस दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता भी अपना अपना मन बना चुके हैं। लेकिन इस परिचर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम एक रिपोर्ट सुन लेते हैं जो हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने फाइल की है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार सीट से झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। सिल्ली भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से आसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की पारंपरिक सीट दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुचारू मतदान कराने के लिए 12 जिलों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 7,000 मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। चुनाव कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार रांची। बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पे लगी है और कल जो मतदाता हैं उनके चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें जो मुख्य रूप से हैं वो हैं बरहेट की सीट जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, नाला में रविंद्रनाथ महतो हैं, धनवार में बाबूलाल मरांडी, सिल्ली में सुदेश महतो, चंदन क्यारी में अमर कुमार बावरी, गांडेय में विधायक कल्पना सोरेन। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी अमरेंद्र कुमार जी, ये जो कल का चुनाव होना है, मतदान होना है, ये कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ये जो 38 सीट का चुनाव हो रहा है, कल बुधवार को वोट डाले जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि चाबी निकल रही है 43 विधानसभा सीट से जो प्रथम चरण में हो चुका है। राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 ही चरण में चुनाव हो रहा है। इससे पहले 3 चुनाव हुए 5 चरण में और 1 चुनाव हुए 3 चरण में। तो कल जो चुनाव होना है, अगर चाबी 43 से निकलेगी तो सरकार निकलने की ओर जाएगी यही 38 सीटों से। ये कोयलांचल का प्रमुख क्षेत्र जो है वो, और वो संथाल परगना का, इसमें जो अपने सीट को बचाए रखकर, जो पिछले विधानसभा के दौरान विधानसभा चुनाव में 13 सीट इन लोगों को मिली थी, भाजपा को और जेएमएम को। तो जो घटक दल का जो बड़ा पार्टनर है वो अगर अपने सीट को बचा कर रखते हुए अगर दूसरे में सेंधमारी कर लिया तो सरकार की चाबी उसके हाथ नजदीक पहुंच जाएगी, मतलब बहुमत उसे मिलने की संभावना लग रही है। और पहले सीट में, पहले चरण के चुनाव में जिनका भी कुछ आशा के अनुरूप कम सीट आने की संभावना लगी होगी, वो तमाम दल इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दिए होंगे। इसीलिए इसमें मुझे लगता है कि यही अब डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में, कि द्वितीय चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें जिनकी बढ़त अच्छी हो जाएगी। हालांकि कोयलांचल का क्षेत्र जो उत्तरी छोटा नागपुर कहा जाता है, उसमें भाजपा की पकड़ है। पिछली बार जो भाजपा का सर्वाधिक सीट यहीं मिली थी, 25 सीट से उस पूरे प्रमंडल में, जिसमें 7 पहले ही चुनाव हो चुका है। तो अब इसमें मुझे ये कहना है कि अगर भाजपा अपना गढ़ कोयलांचल में बचाते हुए
और संथाल में अपने सीटों को रख ले तो वो सत्ता उसके लिए सहज हो सकता है। अगर झामुमो अपनी सीट बचा रखकर इसमें भाजपा को या जो आजसू को है थोड़ा भी रोक देगी तो उसके हाथ में सत्ता चली जाएगी। तो ये कसमकस दोनों प्रमंडलों में है कि बाजी उसी के हाथ लगेगी जो अपना मैनेजमेंट और अपने आशानुरूप वोटों को सुरक्षित रख पाएगा, सरकार उसी के हाथ में होगी। और इसमें तमाम बड़े चेहरे, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, सब इसी चरण के चुनाव में उनका निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। जी कुंदन जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं अमरेंद्र जी। अमरेंद्र जी ने अभी चर्चा की कोयलांचल की और संथाल परगना की, दोनों 38 सीटें दोनों ही क्षेत्रों में है। कोयलांचल की चर्चा कर रहे थे अमरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि कोयलांचल में भी चुनाव है लेकिन फोकस संथाल परगना ही क्यों बन रहा है? संथाल परगना इसलिए बन रहा है कि संथाल परगना झामुमो का गढ़ माना जाता है और जो विपक्षी दल है उसमें कहीं भी होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है और जो बड़ा पावर पॉकेट रहता है उसको टारगेट किया जाता है। तो झामुमो का गढ़ है संथाल। गुरुजी की राजनीति शुरू हुई झारखंड की, जो झामुमो ने जो अपना जो अभियान चलाया वो वहीं से चलाया। तो इन लोग का है कि अगर उसके गढ़ को तोड़ दे, क्या कि भाजपा का इसीलिए उस पर फोकस है कि कोयलांचल तो मानता ही है कि मेरा स्मूथ है, तो अगर इसमें हम कुछ कर ले तो सफलता है। और इनके लिए गढ़ बचाए रखने की चुनौती है झामुमो के साथ। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें शिबू सोरेन जी चुनाव प्रचार करने नहीं आए, ना उनके किसी रूप में उपस्थिति हुई है। तो अब हेमंत सोरेन और झामुमो पर यह जवाबदेही है कि बगैर गुरु जी का हो रहा इस चुनाव में अपने गढ़ को कैसे बचाए रखें या गढ़ में दूसरे को कैसे आने से रोके, अपना वर्चस्व बनाए रखें या प्रतिपक्ष को और बड़ा झटका दें। इसलिए दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक गढ़ बचाने की, एक गढ़ में सेंधमारी करने की। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है संथाल परगना उस दृष्टिकोण से। जी अगला सवाल आपसे है राजेश जी। गांडे में विधायक कल्पना सोरेन, उन पर सबकी नजर है, बाकी पार्टियों की भी नजर है और मतदाताओं की भी नजर है। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर पे अगर हम पूरे झारखंड चुनाव के परिदृश्य को देखें जो 2 चरणों में हो रहा है अभी जैसा हमारे बताया उन्होंने, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि झारखंड चुनावी परिदृश्य में कल्पना जी जिस तरह से उभर कर आई हैं और निश्चित तौर पे उसका प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी के साथ चीजें हुई और उसके बाद इनका एक नेत्री के तौर में उभरना और जिस तरह चुनावी सभा में जहां जहां जा रही हैं, जो भीड़ उमड़ रही है, तो निश्चित तौर पे इसका एक प्रभाव चुनाव के रिजल्ट पर पड़ेगा। तो एक हम इस तौर पे देखते हैं। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चुनाव का वो है जयराम महतो, जिसको कि हमें लगता है कि जरूर संज्ञान में लेना चाहिए इस झारखंड के पूरे चुनावी परिदृश्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हमने यह पाया कि जहां जहां उन्होंने अपने सीट उतारे और जिस तरह से यूथ में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, खासकर कोयलांचल और जिन कम से कम उन्होंने 74 सीट पर मेरा अंदाजा है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। और ये जो बीजेपी का और जो एनडीए का अपना स्ट्रांग होल्ड है और या जेएमएम का जो अपना स्ट्रांग होल्ड है, उसमें कहीं ना कहीं वो वोट कटवा या फिर कहीं कुछ और सीट ले लेते हैं तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। तो इस चुनाव में एक अलग ही पहलू ये उभर कर आया है कि जिस तरह से दोनों अलायंस ने अपनी ताकतें लगाई हैं, उस अलायंस में अगर जयराम महतो सेंध मारते हैं तो निश्चित तौर पे वो 5-7 सीट का जो डेफिसिट है उसमें उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू मैं देख रहा हूं कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो संथाल परगना और कोयलांचल का क्षेत्र है, तो कोयलांचल में कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट जो है स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, उसको बचाने के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल विन के चक्कर में भी बीजेपी आज से नहीं पिछले कई चुनावों से लगी है, क्योंकि दिशोम गुरु जी का न होना और उसके एब्सेंस में कल्पना सोरेन जी का उभरना, हेमंत सोरेन जी की पूरी ताकत को झोंकना और इस दौर पे बीजेपी को संथाल परगना में अपना बेस बढ़ाना, तो एक तरह से साइकोलॉजिकली भी वो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम संथाल परगना में एंटर करें और एक तरह से हम साइकोलॉजिकल विन भी इस चुनाव के जरिए दें। तो बहुत ही कांटे की टक्कर वाली स्थिति हो गई है, बहुत ही रोमांचक दौर में चुनाव पहुंच चुका है। जी जी बिल्कुल। और कल के चुनाव की तैयारी बहुत तगड़ी हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से कर ली गई है और प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं और लोग किस तरीके से
किन किन सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं, क्या सावधानी बरत सकते हैं, आइए उनको सुनते हैं। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी तक की इलेक्शन का सीसर देखेंगे, 200 करोड़ का सीसर हुई थी। अभी वो रिसेंट इलेक्शन में ये सबसे ज्यादा है। अभी तक एमसीसी वायलेशन का लेकर 90 केसेस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट फाइल हुआ। सरायकला में 3, रांची 2, सिमडेगा 3, धनबाद 5, रामगढ़ 6, ईस्ट सिंहभूम 3, देवघर 1, गढ़वा 35, जमताड़ा 2, हजारीबाग 2, पलामू 2, साहिबगंज 4, क्रेडी 6, लोहरदगा 1, चतरा 2, गुमला 6, गोड्डा 1। आप लोगों के माध्यम से फेज 2 का वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब जगह पर व्यवस्था सुनिश्चित की। मेरा अगला सवाल, अभी सुन रहे थे हम लोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, वो बड़ी विनम्रता के साथ अपील कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों तक जाएं और वोट करें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। हम थोड़ा सा पहले चलते हैं पहले चरण की ओर। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा था, तो इससे चुनाव आयोग ने भी कुछ सीख ली और कुछ और अनोखी पहल करके वोटरों को जागरूक करने का प्रयास किया। क्या लगता है इस बार वोट प्रतिशत में इजाफा हो पाएगा, राजेश जी? निश्चित तौर पे मैं देखता हूँ जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन जो है प्रशासन या चुनाव आयोग के तरफ से शुरू किया गया है, इसके अलावा झारखंड जैसे राज्य में कहीं न कहीं रूरल पॉकेट्स में एक अलग तरह का अवेयरनेस देखने को मिल रहा है। जो शहरी अर्बन एरियाज है उसमें सब कुछ जानने के बावजूद भी वोटर जनरली एक तरह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भाव रहता है और वो उस दिन नहीं निकल पाते। बट जो रूरल पॉकेट है उसमें एक मास अवेयरनेस कैंपेन का सीधा असर दिख रहा है, वो अपने मास लीडर को वोट देने के लिए लगातार निकल रहे हैं। तो ये जो भाव है ना, कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। बट फर्स्ट फेज के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग की है लगातार, वो आप देखिएगा कई प्लेटफॉर्म पे, तो निश्चित तौर पे इस फेज में जो कैंपेन का असर दिखेगा और शहरी क्षेत्र से भी वोटिंग अच्छे तरीके से होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अमरेंद्र जी से एक सवाल होगा, आखिर शहरी मतदाता घर से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? देखिए, ये माइंड सेट का मामला है। निर्वाचन आयोग या यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, मुझे लगता है कि अभियान चलाने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए वो प्रशंसनीय काम किया है। इस बार नए वोटर, युवा वोटर की संख्या में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का, जो उस दिन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि महिलाओं का मत प्रतिशत भी ज्यादा बढ़ा है। 43 सीटों में और 37 सीटों पर महिलाओं का मतदान ज्यादा है। युवा वोटर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि युवा वोटर जो पहली बार वोट करें उनमें उत्साह है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के प्रचार का भी एक श्रेय देना पड़ेगा और लोगों में जागरूकता की भी बात जो फैल रही है उसका भी ये प्रमाण है। तो शहरी मतदाताओं से, जैसे हमारे यहाँ 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इस सीटों में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के मतदाताओं से मैं ये आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करें और ये लोकतंत्र के महापर्व में वो अपना आहुति भी मत दे करके दे सकते हैं। जब हमारी महिलाएं, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग और युवा वोटर जब मतदान के प्रति जागरूक हैं तो आप क्यों नहीं? आप केवल टेबल डिस्कशन या रूम में डिस्कशन कर से लोकतंत्र के भागीदार नहीं होंगे। जब वो अवसर है तो अपने दायित्व को पूरा करें। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार जिस पहला चरण और दूसरे चरण के बीच के समय को निर्वाचन आयोग या उनके अधिकारियों ने जैसा उपयोग किया है तो इसमें बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी जी। और निर्वाचन आयोग ने कई सुविधाएं दी हैं। उन्होंने बताया है कि सी विजिल ऐप के तहत अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है आप इस पे शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बहुत लंबी क्यू होगी, अगर आपको ऐसी आशंका है तो आप एक ऐप है वोटर्स इन क्यू ऐप, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, स्मूथ हो, इसके लिए वेबकास्टिंग से भी चुनाव आयोग निगरानी रखेगा। और अगर किन्हीं मतदाता के पास
उनका वोटर आईडी अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम है, तो वो वोट दे सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हमारे के रवि कुमार जी, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है। हम सुन लेते हैं। वोटर अपने बूथ में जाने के समय में उनका एपी कार्ड ले जाना। एपी कार्ड नहीं है तो उनके साथ में 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है। वो आधार कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, वो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और स्मार्ट कार्ड है, फिर उसके बाद पासपोर्ट, फिर पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ है, फिर सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है, ऑफिशियल आईडी कार्ड ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी से। तो यहाँ पर फिर यूनिक आईडी कार्ड है, मतलब आपका आधार, ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। ये कार्ड 12 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप इन किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लेकर जा सकते हैं। आपके पास में मतदाता पर्ची होनी चाहिए, मतदाता पर्ची में आपका नाम होना चाहिए, और जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप मतदान कर सकते हैं, तो आप जरूर जाएं। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, अमरेंद्र जी और राजेश जी, ये धनवार में 27 उम्मीदवार हैं, बहुत बड़ी संख्या है, और देवघर में 8 उम्मीदवार हैं, सबसे कम वही है, सबसे कम वही है। तो जहां इतनी बड़ी संख्या हो जाती है उम्मीदवारों की, क्या मतदाता कंफ्यूज नहीं होंगे? देखिए, इसमें मतदाता तो कंफ्यूज होंगे ये नहीं कहना उचित होगा, लेकिन मतदाताओं के सामने में जो वो चयन करते हैं किसको वोट दें, उसमें टाइम टेकिंग लगता है। वो पहले से या तो माइंड मेकअप करके गए हैं, पहले से पता है तो वहां करेंगे। इसमें प्रशासनिक तैयारी में भी ज्यादा समय लगता है। जैसे अब 27 हैं तो उसका 3 ईवीएम मशीन चाहिए जी। एक ईवीएम मशीन में 9 होता है संभव, तो वहां वो पैनल सिस्टम बड़ा करना पड़ेगा। तो लेकिन ये लोकतंत्र का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं उम्मीदवार बनने के लिए, लेकिन वैसे ही लोग इस चुनाव में उतरे, या लोकसभा हो विधानसभा में, कि जो उसके वास्तविक हकदार हों, कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे नहीं इसको हल्का में लेना चाहिए कि मैं 500 रुपया लग रहा है, 1000 रुपया लग रहा है, नॉमिनेशन डाल दिया, मेरा नाम होगा। तो उससे क्या होता है कि अपने भी फायदा जो हो या नहीं उनका सोचने का अधिकार है, लेकिन इसमें प्रशासनिक परेशानी भी होती है, और कई बार जो आपने कहा मतदाता भ्रमित भी होते हैं। तो मोटे तौर पर जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो गंभीर हैं, जो चुनौती दे सकते हैं, जो किन्हीं का लक्ष्य हो, तो उनको ही उतरना चाहिए जी। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि इतने ज्यादा संख्या में लोग ना आए, सीरियस लोग ही आए? कुछ सुझाव, कुछ उपाय आप दोनों की ओर से? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक तरह से नैसर्गिक तरीकों तौर पर ये हर किसी को कंटेस्ट करने की आज़ादी देता है। इसमें हम किसी को इस आधार पर नहीं रोक सकते कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, बट खुद ही अपनी अंतरात्मा से हमें ये पूछना चाहिए कि अगर हम किसी चुनाव में कंटेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या मैं उस क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकता हूँ। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन और अकाउंटेबिलिटी उस कैंडिडेट पे जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन संवैधानिक तौर पर हम किसी कैंडिडेट को उस तरह नहीं रोक सकते। दूसरा पॉइंट जो मैं बोलूंगा कि भले कैंडिडेट की संख्या 27 हो, 30 हो, 40 हो, बट जो ट्रेंड है, जो पैटर्न दिख रहा है ना, तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के आने के बाद मतदाताओं के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। इनके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम अपने वोट को वास्तव में, वोट की जो हम चोट लगा रहे हैं वो सही दिशा में दे रहे हैं या गलत दिशा में दे रहे हैं। तो यहां तक तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के बाद जितनी भी संख्या है, कहीं ना कहीं वो भीड़ के तौर पे उसको लेते हैं। तो ये मेरा अपना मत है इसका मानना। देखिए, अमरेंद्र कुमार जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, आप जो सवाल किए हैं बहुत अच्छा है, इस पर डिबेट का विषय है, डिबेट होना भी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि जिस समय में हमारे यहाँ संविधान में ये व्यवस्था हो रही थी, उन लोगों ने भी सोचा था, और बाद के दिनों में एक क्लाउज लगाए हुए कि जमानत जब्त होने की राशि जी। तो एक जमानत जब्त हो जाती है, उसका यही है कि आप उस लायक नहीं थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसा होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट का, मेरा अपना मानना है, डिबेट का टॉपिक हो सकता है, मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं मानता हूं कि ये सही है, इसको लोग माने, लेकिन एक डिबेट का एक टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 बार किसी का जमानत जब्त हो गया, जमानत जब्त हो गया, कम मतों से हारना अलग बात है, जमानत जब्त होना है, तो उसको डिबार कर देना चाहिए कि भाई ये आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वो डिबार हो गया तो ऐसे लोगों में लगता है कि मेरा जमानत जब्त होने वाला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं जहां खो दिया। जैसे हमारे यहाँ क्या है,
चांस मिलता है यूपीएससी में या कहीं सिलेक्शन में कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं जा सकते, कि सब जगह लिमिट हुआ, तो उस टाइप से क्या होता है कि आदमी तैयारी करके जाता है। उस तरह का कुछ कैप लगना चाहिए जिससे ये, हालांकि संवैधानिक विषय है, इसमें डिबेट होगा, राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि इससे परेशानी खड़ा करना, एक उद्देश्य नहीं भी हो तो परेशानी खड़ी हो जाती है, इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। डिबेट का एक टॉपिक हो सकता है। जी जी, कुंदन जी। हम लोग एक बार बरहेट की ओर भी चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या लगता है वहां का राजनीतिक समीकरण कैसा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक सीएम अपने चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा ही हॉट सीट हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से सीएम की जीत पक्की ही होगी। 2 कारण है, एक तो मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट जो है उस पर्सनालिटी का नहीं है जो सीएम के सामने में खड़ा हुआ। पहले कैंडिडेट जो हेवी वेट होना चाहिए था वो 2 बार 3 बार में नहीं मिला, और वहाँ की जनता के साथ पिछले चुनाव में सीएम ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, हेमंत सोरेन ने, एक बरहेट से और दुमका से। उन्होंने दुमका को इस्तीफा दे दिया, बरहेट से किया, और इससे पिछली बार जब वो विपक्ष के नेता थे 2014 में भी तो बरहेट से जीते थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने जनता के बीच में, क्षेत्र में लोगों को मैसेज दिया कि मैं 14 से तुम्हारे साथ हूं, आगे भी रहूंगा, मैं सीट नहीं बदलूंगा। तो उनको लगता है कि मैं एक विधायक को नहीं जिता रहा हूं, एक सीएम को जिता रहा हूं, जो प्रेजेंट सीएम है, आने वाला में ये सीएम हो भी सकता है, क्योंकि सीएम चेहरा भी हेमंत सोरेन घोषित है। तो वहां कि जनता जो है उस मानसिकता में है, मुझे लगता है कि क्लियर कट सीट है, उनकी जीत पर कोई संदेह नहीं है, उनकी जीत सुनिश्चित है। जी। इस बार 31 मतदान केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। पिछली बार चुनाव आयोग ने हेली ड्रॉपिंग कराई थी दुर्गम स्थानों पर, लेकिन इस बार आयोग ने निर्णय लिया है कि वो हेली ड्रॉपिंग नहीं कराएंगे और उस पर चुनाव कराएंगे। इसके पीछे क्या कारण होगा? देखिए, संवेदनशील अलग विषय है और दुर्गम क्षेत्र अलग विषय है। हो सकता है कि कोई दुर्गम क्षेत्र हो और संवेदनशील नहीं हो, ये कोई समान क्षेत्र हो, अति संवेदनशील हो, पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां था कि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, 8 घंटा समय लगेगा, उतना चढ़ाई करना पड़ेगा, इसीलिए हेली ड्रॉपिंग की व्यवस्था थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए कि उस तरह के दुर्गम क्षेत्र नहीं है, सेंसिटिव है, तो उसके लिए फोर्स की व्यवस्था हो जाएगी। केवल फोर्स नहीं जाए इसीलिए हेलीकॉप्टर से वो पोलिंग पार्टी नहीं भेजी जाती है, उसको जाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए भेजी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सही कदम होगा, सोच विचार के किया होगा तो वो सही होगा। जी जी। राजेश जी, बरहेट के अलावा किस सीट को आप इम्पोर्टेंट मानते हैं कि उस पर लोगों की कड़ी नजर रहेगी? बरहेट के अलावा जिन जिन सीट्स की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली वो काफी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जैसा अभी बताया अमरिंदर जी ने कि बरहेट में कहीं ना कहीं तो जिन जिन सीट बरहेट हो, नाला हो, धनवार हो, सिल्ली हो, चंदन क्यारी, गांडे, दुमका, तो अपने आप में ये काफी हाई प्रोफाइल सीट्स बन गई, क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिशियंस और जो लेजिस्लेटर वहां पर जा रहे हैं उनकी अपनी एक इमेज है, एंड उन्होंने ओवर द ईयर्स इस पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरफे मैच की तरह दिखा रहा है, चाहे वो धनवार में बाबूलाल मरांडी जी की बात करें, या कुछ हाल में कुछ ऐसे लग रहे थे कि आपस में जो असंतोष और विद्रोह था उससे चीजें बिगड़ सकती हैं, बट समहाउ जो इंटरनल मैनेजमेंट है पार्टीज का, उसकी वजह से चीजें बहुत ही सामान्य हो गई हैं। और जो सीट्स हैं, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सब मुख्य तौर पर जो कैंडिडेट पहले से वहां नॉमिनेट रहे हैं उनकी जीत पक्की है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर सोरेन, पूरा सोरेन परिवार जो है ना वो इसी फेज में है, चाहे वो सीता सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, पसंत सोरेन हो, पूरा फैमिली, कल्पना सोरेन हो, सब इम्पोर्टेंट सीट हो गया उस दृष्टिकोण से। प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, हेमंत सोरेन है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण कोरियांचल और संथाल परगना जो है, इस दृष्टिकोण से भी, यही एक कारण नहीं है, इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है यह चुनाव। जी जी। और चुनाव आयोग ने इस बार इतना अच्छा कदम उठाया, जामताड़ा जिले में एक विशेष बूथ बनाया, सब बूथ जो कुष्ठ रोगियों के लिए ही बनाया गया, और इसमें 57 वोटर्स हैं, उसके लिए अलग बूथ बनाया गया। तो ये तो यूनिक बूथ के श्रेणी में इस पहल को, चुनाव आयोग की इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार चुनाव में नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं जी। और जिस तरह का इनोवेशन और डायनेमिज्म चुनाव में आ रहा है ना कहीं वो बहुत बड़ी वजह है कि जो यूथ को पोलिंग बूथ तक ला रहा है, महिलाओं को पोलिंग बूथ तक ला रहा है। और अब मेरा ये भी भरोसा है कि आने वाले समय में जिस शहरी क्षेत्र को लेकर हमारी आशंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। उसका एकमात्र रीजन इस तरह के इनोवेशन और डायनेमिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा को चोट कचोटने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं कि आपको घर से बाहर आना चाहिए और झारखंड के और राज्य के और देश के भाग्य में आपको योगदान देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि इनकी प्रशंसा होनी चाहिए इस दृष्टिकोण से कि एक तो कुष्ठ रोगियों
को हमारे समाज में छुआछूत की श्रेणी की बीमारी मानते हुए उस दृष्टि से देखा जाता है। और कुछ रोगियों को भी लगता है कि समाज में हम ऐसे हैं तो हम इग्नोर्ड हैं, हमारे मत के लिए क्या होगा। लेकिन ये फोकस किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो उसका इससे ध्येय पता चलता है कि हमारा नागरिक किसी भी अवस्था में हो, हम उन तक पहुंच करके वोट कराने की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसीलिए बूथ अलग है, उनको जाने में भी अच्छा लगेगा, यूनिक बूथ का कंसेप्ट भी अलग है, तो वो वोट डालने के प्रति प्रेरित भी होंगे, थोड़ा भीतर से सम्मान भी महसूस करेंगे और लोगों को सुविधाएं भी होंगी। और ये बानगी होगा तो अगले बार भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होंगे। एक आखिरी सवाल अमरिंदर जी से मैं ले रहा हूँ। अमरिंदर जी, इस बार के चुनाव में ये देखा गया मतदान कर्मी जो होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या भरपूर है। शहरी क्षेत्रों में मैक्सिमम बूथों पर महिलाओं को लगाया गया। इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाओं की भूमिका पर अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ बहुत सा बूथ हैं जो महिलाएं चला रही हैं, महिला कर्मचारी, महिला पीठासीन पदाधिकारी, महिला अफसर, महिला सुरक्षाकर्मी। ये देखिए, हम लोग उस दौर में है कि पहला महिला पुरुष को जो मानते थे, ये समाज हमारा पहले से चलता रहा था, लेकिन ये फीलिंग है, अब उस फीलिंग से हम लोग ऊपर उठते जा रहे हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि आपके यहाँ का जो निचला पायदान का जो BLO ब्लॉक लेवल अफसर, उसमें अधिकांश महिलाएं हैं, तो अधिकांश उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिएगा युवा वोटर जो शिक्षण संस्थानों में जाके इस जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसमें भी हमारी छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। तो लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। और इस सोच जो है महिलाएं, अब जैसे मान लीजिए महिलाओं को वोटर बनाना है, तो उसमें जो हमारा BLO महिला है, जो सहिया है या जो आई है, वो उनके घर पहुँचते बहुत सहज होती है, बहुत आई कार्ड फॉर्मेलिटी। तो इसीलिए ये BLO के लेवल से लेके शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं को लेकर के महिला बूथ केंद्रित, तो जो फीलिंग है, जो असुरक्षा की भावना है या जो तरह तरह की चर्चाएं होती है, उसको ये दूर करने में बहुत बड़ा सहायक हो रहा है। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो झारखंड का पूरा सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसमें शुरू से महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप जैसे जैसे गांव की तरफ रूरल पॉकेट्स में बढ़ते हैं या किसी भी पॉकेट में बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि महिलाएं लीड करने के लिए तैयार हैं जी। और उसमें जो कल्पना सोरेन जी हैं, उनका एक नेतृत्व तौर पे उभरना कहीं ना कहीं देता है। आप जो चुनावी सभा देखिए, उनका जो बोलने का ओरेटर स्किल है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें कहीं मुद्दों पर बोलना, तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ की महिलाओं में झारखंड के DNA में बहुत ही शुरू से रहा है। वो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले की। जी। और जो शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की जो उदासीनता है, वो शायद एक शक के कारण भी है कि वोटिंग मशीन पे टैंपरिंग हो सकती है, तो उनका शक दूर कर दूं कि बिल्कुल नहीं होती है टैंपरिंग। अभी एक आरोप प्रत्यारोप भी लगा था कि टैंपरिंग के लिए, लेकिन कोई इसे टैंपरिंग करके प्रूफ नहीं कर सकता है। तो आप बेहिचक घर से निकलें, अपना वोट डालें, पहले मतदान फिर जलपान। इसको अमल में लाना चाहिए कि पहले मतदान के दिन का मुख्य कार्यक्रम होना चाहिए कि मुझे वोट डालना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 7 बजे ही सब कोई लाइन में लगे जाए, लेकिन जो पोलिंग का टाइम तय हुआ है, उस टाइम में अपने सुविधानुसार परिस्थिति देखते हुए वोट निश्चित डालें। या तो खाना पहला प्राथमिकता रखें, खाना के पहले डाल दें, अगर उसमें कोई है तो खाना के बाद भी कर सकते हैं, जलपान के बाद भी कर सकते हैं। अपना शेड्यूल ऐसे, कल सवैतनिक अवकाश है, निजी संस्थानों में काम करते हैं या सरकारी कार्यालयों में आपको छुट्टी मिला है, इसी काम के लिए इसका आप उपयोग करें। यहाँ जनता को जस्ट एक संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह हम अपने अधिकार को लेकर लगातार बातें करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, उसी तरह कुछ राष्ट्रीय और राजकीय कर्तव्य होते हैं। तो मतदान उसी राष्ट्रीय और राजकीय कर्तव्य में आता है, जिसको कि हमें बाकायदा स्वीकार करना चाहिए और घर से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। जी, तो अभी आप सुन रहे थे झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पूर्व जीवंत परिचर्चा में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्री अमरेंद्र कुमार, राज्य ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची के, और श्री राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के। और मेरे साथ संचालन में सहयोगी थे हमारे एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव कुंदन वर्मा जी। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए स्वागत, और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सुनने के लिए, और कल के लिए प्रण करने के लिए कि कल वोट जरूर करना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के मतदान पूर्व जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री अमरेंद्र कुमार, राज्य ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर रांची, और डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची।
परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पूनम करकट्टा और कुंदन वर्मा।